हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज टेक डेली स्टडी। आज इलेक्ट्रिसिटी कंपनी का लेक्चर नंबर 2 होगा, जिसे हम कवर करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंपनी। स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। देखो आज का जो लेक्चर रहेगा, बस आज के क्लास will be the last lecture for electricity। तुम लोग सर 2 लेक्चर में क्या खत्म कर रहे हैं सर? आज 2 सम करने वाले, एक सम नहीं, आज 2 सम करने वाले। फर्स्ट लेक्चर में सिर्फ और सिर्फ बैलेंस शीट किया था आपने। आज भी वैसा ही एक सिमिलर, आप आईना पूरे ओपन करो, 6 सम या 7 सम है, मैक्स टू मैक्स 7 रहेगा मेरे को लग रहा है, या 6 सम रहेंगे। मैं 3 ऑलरेडी करवा रहा हूं, और इसके बाद जो सम है अगर आप देखोगे टेक्स्ट बुक ओपन करें, एक और कंप्लीट फाइनल अकाउंट रहेगा और खत्म हो जाएगा सम। जैसा करवा रहा हूं एक बार पैटर्न देख लो, समझ लो, लॉजिक इतना दिमाग में रखो कि पोस्टिंग कैसे करने का, बस एडजस्टमेंट कोई डिफिकल्ट नहीं आने वाला है, ठीक है। देखते क्वेश्चन दिया क्या गया। सिमिलर क्वेश्चन आपने लेक्चर नंबर 1 में किया था शहबाज। पहला मार्किंग करेंगे, पेटेंट्स एंड ट्रेडमार्क कहां जाएगा? फिक्स असेट बट इनटैंजिबल इन नेचर। लैंड फिक्स असेट टैंजिबल इन नेचर। बिल्डिंग फिक्स असेट टैंजिबल इन नेचर। पावर प्लांट फिक्स असेट टैंजिबल इन नेचर। इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट टैंजिबल असेट्स। ट्रांसफार्मर टैंजिबल असेट। इन्वेंट्रीज करंट असेट, इन्वेंट्रीज के हेडिंग में ही जाएगा, करंट असेट के हेडिंग में आता है इन्वेंट्रीज करके। फिर ट्रेड रिसीवेबल भी करंट असेट ट्रेड रिसीवेबल में ही हेडिंग में जाता है। कंटीजेंट रिजर्व इन्वेस्टमेंट है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। बैंक बैलेंस कैश एंड बैंक बैलेंस, करंट असेट लिखा तो भी चलेगा। पब्लिक लैंप मेरे लिए प्रॉपर्टी है, फिक्स असेट। सिमिलर सम था लेक्चर नंबर 1 में भी, बराबर नहीं, वो नहीं है, हर चीजें वही दिख रही है, अमाउंट वो नहीं है, बाकी सारी चीजें वही है, सेम है। शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल में डिबेंचर्स लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, टर्म लोन लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, कैपिटल रिजर्व रिजर्व, कंटीजेंट रिजर्व, डेप्रिसिएशन फंड फिक्स एसेट में माइनस होगा। ट्रेड पेबल करंट लायबिलिटीज है तो ट्रेड पेबल जो भी आपको लिखना है। डिक्लेयर्ड डिविडेंड, लायबिलिटीज देने का बाकी है, करंट लायबिलिटीज डाल सकते हो, समझ में आया क्या? अदर करंट लायबिलिटीज वर्ड यूज किया, करंट लायबिलिटीज। मार्किंग क्लियर? कोई एडजस्टमेंट है क्या? बोला प्रिपेयर बैलेंस शीट, बराबर है। वीर इलेक्ट्रिसिटी कंपनी नहीं है, ये शेड्यूल नंबर 6 रहेगा फॉर इलेक्ट्रिसिटी कंपनी एज ऑन 31 मार्च 2014। बैलेंस शीट का फॉर्मेट क्लियर? आई होप फॉर्मेट याद है। शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, नॉन करंट लायबिलिटीज, ट्रेड पेबल। पढ़ने का नहीं बेटा, पढ़ने का नहीं, याद करने का। एसएसआर था, ने ली डोल था, बराबर है। सीएसटी ऑर्केस्ट्रा, यहाँ पे इतना सब नहीं है, बस सी एस ने दिया, टी दिया है, ओ ही दिया है, आर नहीं दिया है, शो नहीं दिया। क्लियर हो गया? जितना रिक्वायरमेंट हमने उतना ही लिखा है, फिर ठीक नहीं लगा उसे और चलिए उनकी तलाश सिनेमा स्टोर, यहाँ तक ही किया। और कुछ भी क्लियर है यहाँ तक? मंटो मार्किंग हो गया है, पोस्टिंग स्टार्ट करते हैं। शहबाज ध्यान दे बेटा, पेटेंट्स एंड ट्रेडमार्क कहां जाएगा? फिक्स असेट के शेड्यूल में। तो फिक्स असेट का जो शेड्यूल आपने बनाया यानी कि टैंजिबल असेट्स का, उसी में मैं लिख देता हूं पहला पेटेंट्स एंड ट्रेडमार्क, सॉरी इनटैंजिबल है ना वो, तो इधर टैंजिबल में नहीं आएगा, इनटैंजिबल, यस यहाँ पे इनटैंजिबल में आ गया। उसके बाद लैंड बिल्डिंग तुम्हारा फिक्स असेट टैंजिबल 6200, बिल्डिंग 17000, दोनों ऐड कर दिया 19000, सॉरी 23200, बराबर। पावर प्लांट प्लांट एंड मशीनरी की हेडिंग में जाता है, तो प्लांट एंड मशीनरी का हेडिंग डाल दिया, उसके अंदर पावर प्लांट 30000। इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट पावर प्लांट में ही जाएगा, ट्रांसफार्मर पावर एंड प्लांट में ही जाएगा। उसके बाद इन्वेंट्रीज जो है वो तुम्हारा करंट लायबिलिटीज, सॉरी करंट असेट के अंदर इन्वेंट्रीज के शेड्यूल में आ जाएगा, बराबर है। उसके बाद क्या है? ट्रेड रिसीवेबल में ही चले जाएगा। कंटीजेंट रिजर्व इन्वेस्टमेंट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट क्या हेडिंग में आ जाएगा। फिर बैंक बैलेंस, कैश एंड बैंक बैलेंस की हेडिंग में जाएगा। पब्लिक लैंप आपके प्रॉपर्टी में आ जाएगा फिक्स एसेट के, बराबर है यहाँ तक? पक्का? इसका टोटल ले लिया 39800। आप टोटल एक बार चेक करना, हो सकता है मैनुअल मिस्टेक हो सकता है, तो आप चेक कर देना। मेरा काम खाली एक्सप्लेनेशन है तो मैंने एक्सप्लेनेशन दे दिया है, आप टोटल एक बार खाली चेक कर लेना, ठीक है। आपने इधर का पोस्टिंग कर दिया, इधर जाते शेयर कैपिटल शेड्यूल बनाया, हाँ प्रेजेंटेशन देना पड़ेगा 30,000। 14% डिबेंचर्स लॉन्ग टर्म, बेटा उनको छोड़ो वो ऐसे ही छटते रहते। लॉन्ग टर्म बोरोइंग विद सिक्योर्ड
14% डिवेंचर्स आ गया, कितना है भाई 14%? 12,000। 11% डिवेंचर्स कितना है? 7,000, टोटल हो गया 19,000। कैपिटल रिजर्व, रिजर्व ए दादा इधर ध्यान दे, कैपिटल रिजर्व, कंटीजेंट रिजर्व, नेट रेवेन्यू अकाउंट, टोटल इसका भी ले लिया, आ गया। डेप्रिसिएशन फंड जो है वो क्या होगा? फिक्स असेट में से माइनस, तो यहाँ पे माइनस में डेप्रिसिएशन डाल दिया। ट्रेड पेबल, करंट लायबिलिटीज या तो ट्रेड पेबल के अंदर आ जाएगा, तो ट्रेड पेबल लिखा हुआ है, ट्रेड पेबल में डाल दिया इसका आउटर कॉलम में। उसके बाद डिक्लेयर डिविडेंड अदर करंट लायबिलिटीज के अंदर, हाँ यहाँ पे लिख दिया अदर करंट लायबिलिटीज, ठीक है। एडजस्टमेंट कुछ है क्या? नहीं। क्लोजिंग करते एक एक करके शेड्यूल, तो पहले शेयर कैपिटल क्लोजिंग हुआ कितना है? 30,000। रिजर्व एंड सरप्लस 13,000, फिर उसके बाद सिक्योर्ड लोन है 19,000, फिर अदर करंट है 6,000, और कुछ है क्या? नहीं। टोटल ले लो, देखो 71,000 बराबर। इधर आ जाते, टैंजिबल एसेट आ जाएगा, तो टैंजिबल एसेट का भी देखो यहाँ पे 23,200 प्लस 39,800 प्लस 2,800 माइनस 12,000 करोगे 53,800, यहाँ पे आ जाएगा 53,800। उसके बाद इंटेंजिबल ऑलरेडी है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है 6,000, और कुछ है क्या? नहीं। सबका टोटल करो, देखो कितना आ रहा है? 71। डन विद द सम। समझा? लेक्चर नंबर 1 भी सिमिलर सम ही लिया था, पक्का। इसमें से बैलेंस शीट ही पूछा था, हमने बैलेंस शीट ही किया। बट अभी जो सेकेंड सम करने जा रहे हैं, ये आपका क्वेश्चन है। बट क्वेश्चन देख के डरने वाले लोग इधर नहीं आते, इधर नहीं आते। स्काई में मतलब क्वेश्चन देख के डरने वाले लोग नहीं है। ओह, प्रेजेंटेशन बनाओगे, वेरी गुड, वेरी गुड, अच्छा लगा। अब ध्यान देना बेशरम, क्वेश्चन में क्या पूछा है देखो। From the following balances are drawn from the books of electricity supply company for the year ended 30. Prepare financial statement। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करना है, मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब हो गया बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस। एडजस्टमेंट भी दिया गया है, तो आपको इसमें ये समझ में आना चाहिए कौन सा बैलेंस शीट में जाएगा, कौन सा प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। सबसे पहला है सेल्स। सेल्स तो आप इनकम के लिए करते हो, ये आपका रेवेन्यू है। रोया आर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन एंड अदर इनकम, याद आया ऐसा कुछ? तो इलेक्ट्रिसिटी कंपनी इलेक्ट्रिसिटी बेच के तो कमाता है, तो जो भी सेल्स से कमाओगे इसे आप रेवेन्यू इनकम कहते हो। आपने इनकम लिखा तो भी चलेगा, रेवेन्यू इनकम लिखा तो भी, आपको रेवेन्यू के हेडिंग में डालने का ये आदत है। यहाँ पे मैंने मार्किंग कर दिया है रेवेन्यू, दोनों डोमेस्टिक कमर्शियल सब साथ में ही मार्किंग है, अलग अलग मार्किंग नहीं कर रहा हूं। मिसलेनियस रेवेन्यू, रेवेन्यू बोल रहा है ना, तो किधर जाएगा? रेवेन्यू में। ये सब मिसलेनियस रेवेन्यू में ही जाएगा, मतलब रेवेन्यू में ही जाएगा, इनकम है। अदर रेवेन्यू, अदर रेवेन्यू मतलब अदर इनकम्स, तो अदर इनकम लिखो या रेवेन्यू लिखो चलेगा, ठीक है। अदर को अदर में ही डालना है। अब एक्सपेंस आ गया, तो मेंटेनेंस का एक्सपेंस है, जिसमें पहला है सैलरी, एम्प्लॉय बेनिफिट, याद है। बट ये सब एक्सपेंसेस ही है ना, मैं एक सबको एक ही हेडिंग डाल देता हूं, एक्सपेंसेस। जब पोस्टिंग करेंगे तो एक एक करके एक्सप्लेन करता हूं कि ये कौन से हेडिंग में जाएगा, ये कौन से हेडिंग में जाएगा, ये कौन, एक एक करके वो एक्सप्लेन करूंगा। अभी सारे एक्सपेंसेस है, याद है। इंटरेस्ट फाइनेंशियल एक्सपेंसेस होता है, इंटरेस्ट का खर्चा मतलब फाइनेंस का खर्चा है। आपको याद होगा तो मैंने जो बताया था, एक बार फिर दिल जीता लोगों का, याद आया? तो पहला था एम्प्लॉय बेनिफिट था, फिर फाइनेंशियल एक्सपेंसेस था। फाइनेंशियल एक्सपेंसेस मतलब इंटरेस्ट होता है, एक्सपेंस लिखा है फाइनेंशियल एक्सपेंसेस। बैड डेट्स फाइनेंशियल एक्सपेंसेस है, सॉरी अदर एक्सपेंसेस है, तो यहाँ पे एक्सपेंसेस डाल दिया। मैनेजमेंट अदर एक्सपेंसेस, तो एक्सपेंसेस डाल दिया। असेट नाम दे दिया, असेट है, तो जो भी असेट है वो अपने लिए क्या होता है? फिक्स असेट। तो डिस्ट्रीब्यूशन टू द प्लांट, डिस्ट्रीब्यूशन टू द प्लांट, पब्लिक लाइटिंग, जनरल इक्विपमेंट, ये सब मेरा क्या है? फिक्स असेट है, ये मेरा क्या हो गया? फिक्स असेट। शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल में गवर्नमेंट ग्रांट जो है आपकी लायबिलिटीज है, ये लोगों का पैसा है, रिजर्व्स एंड सरप्लस। आप देखना ध्यान से, इधर एडजस्टमेंट दिया है, गवर्नमेंट ग्रांट्स एंड कंज्यूमर कंट्रीब्यूशन फॉर सर्विस लाइन टू बी ट्रीटेड एज कैपिटल रिजर्व। अगर ये एडजस्टमेंट नहीं होता तो ये आपका गवर्नमेंट ग्रांट्स या कंज्यूमर कंट्रीब्यूशन टू द सोसाइटी रिजर्व्स एंड फंड में ही जाता। वैसे भी आपने इसके पहले कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी किया था, वो सब रिजर्व्स एंड सरप्लस में जाता। इधर उसने बोला उसको क्या ट्रीट करो? कैपिटल रिजर्व, तो कैपिटल रिजर्व के हेडिंग में उसको दिखाना है, नहीं तो ये सब मेरा क्या है? रिजर्व्स एंड सरप्लस ही है। हाँ, यहाँ पे रिजर्व्स एंड सरप्लस, रिजर्व्स एंड सरप्लस। लोन, लोन लिया है मतलब लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स हो जाएगा,
रिजर्व एंड सरप्लस में ही जाएगा। कैपिटल एक्सपेंडिचर, हाई वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन, ये तो खर्चा है। डिस्ट्रीब्यूशन टू द मतलब फिक्स असेट, ये तुम्हारा क्या है, फिक्स। मीडियम, वो भी फिक्स असेट है। लोन लिया है वापस से, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। अदर असेट्स एंड लायबिलिटीज में क्रेडिटर्स, ट्रेड पेबल, डेटर्स, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, इन्वेस्टमेंट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन फिक्स असेट में से माइनस होगा। क्लियर है? ये एडजस्टमेंट क्लियर हो गया। चार्ज डेप्रिसिएशन at the rate 5% on all asset on straight line basis on average। ये याद रखना, जब सम सॉल्व करूंगा तब एक्सप्लेन करूंगा। मतलब एक ही एडजस्टमेंट है, सारे असेट्स के ऊपर कितना परसेंट डेप्रिसिएशन, कौन से मेथड पे, स्ट्रेट लाइन पे, कौन सा मेथड, एवरेज मेथड। ये एवरेज मेथड क्या होता है वो एक्सप्लेन करूंगा। अगर ये एवरेज नहीं दिया रहता तो क्या करेंगे, और एवरेज दिया है तो क्या करेंगे, वो एक्सप्लेन करूंगा इस सम के अंदर। ठीक है, मार्किंग क्लियर। फॉर्मेट में क्या क्या बनेगा, तो फॉर्मेट में बैलेंस शीट भी बनेगा, फॉर्मेट में प्रॉफिट एंड लॉस भी बनेगा, और सबका नोट्स टू अकाउंट भी बनेगा। तो बैलेंस शीट का फॉर्मेट, प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट याद कर लो, वही है। शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस, नॉन करंट लायबिलिटी में लॉन्ग टर्म एक ही चीज था खाली, तो वही लिखा। करंट लायबिलिटी में सिर्फ दो ही चीज है, फिक्स असेट अंदर टेंजिबल इंटेंजिबल आ जाएगा, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, करंट में इतना ही आएगा। तो सारी चीजें लिखी नहीं, जितना रिक्वायरमेंट है उतना लिखा। प्रॉफिट एंड लॉस का रेवेन्यू एंड अदर इनकम आ गया। फिर एक्सपेंसेस में कॉस्ट ऑफ मटेरियल आता था, बट यहाँ पे कॉस्ट ऑफ मटेरियल की जगह कॉस्ट जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस आता है। ये चेंजेस हुआ। आप इसके पहले जब मैंने करवाया था, थोड़ा अपनी माँ को कॉस्ट ऑफ मटेरियल बराबर है, तो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ मटेरियल नहीं लिखते, यहाँ पे कॉस्ट ऑफ जनरेशन एंड ऑपरेशन मेंटेनेंस। एम्प्लॉय बेनिफिट आएगा, फाइनेंशियल कॉस्ट आएगा, डेप्रिसिएशन, एमोर्टाइजेशन, अदर एक्सपेंसेस। ठीक है, हाँ। तो यहाँ पे नया चीज आपको सीखने मिला है, वो ये चीज है और कुछ भी नहीं। सारा एक्सपेंसेस इनकम वही है। एक टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल एक्सपेंस, तो मिलेगा प्रॉफिट। देखो यहाँ पे तीन चीज लिखा मैंने, प्रॉफिट भी, इसके पहले नेट प्रॉफिट ही खाली पढ़ाया था मैंने, तो इसे कहते हैं प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। बराबर है। एक्सेप्शनल मतलब कुछ ऐसे चीजों को छोड़ के आपका जो प्रॉफिट है वो, तो वो अगर एडजस्टमेंट में दिया रहेगा एक्सेप्शनल चीजें, तो आप उसको क्या करोगे, माइनस करोगे। फिर दिया है प्रॉफिट बिफोर एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। यहाँ पे देखो ये दोनों चीज दिया था, जैसे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स है तो टैक्स माइनस करते तो आफ्टर टैक्स मिलता है, तो यहाँ पे एक्सेप्शनल एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स के पहले का प्रॉफिट, जैसे एक्सेप्शनल आप निकाल दोगे तो आपको क्या मिलेगा, प्रॉफिट बिफोर एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम निकाल दोगे तो क्या मिलेगा, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। उसमें से टैक्स माइनस करोगे तो नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर मिलेगा। तो इधर एक्सेप्शनल आइटम कुछ होगा तो उसमें से अपन माइनस करेंगे तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रॉफिट मिलेगा, उसमें से एक्स्ट्राऑर्डिनरी निकालेंगे तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, फिर टैक्स माइनस करेंगे एंड सो ऑन। यहाँ पे तीन चीज है, एक्सेप्शनल, एक्स्ट्राऑर्डिनरी और प्रॉफिट, तीन चीज होगा। तो प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी एंड टैक्स। एक्सेप्शनल निकल गया तो प्रॉफिट बिफोर एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स एंड टैक्स। एक्स्ट्राऑर्डिनरी निकाल दिया, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। टैक्स निकाल दिया, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। यहाँ पे चेंजेस समझ में आया? पक्का। नोट्स टू अकाउंट बना दिया। अब इतना बड़ा इसलिए बनाया कि दोनों चीज लगने वाला है। लिमिटेड चीजों का बनाया, रिजर्व्स एंड सरप्लस, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, रेवेन्यू में सेल्स, अदर बहुत सारा चीज था ना अदर में, इसके लिए फिर ये कॉस्ट ऑफ जनरेशन डाल दिया, फिक्स एसेट का एक छोटा सा शेड्यूल बनाया। इधर शेड्यूल बनाने का रीजन है वो बताऊंगा मैं, नहीं तो वो आप इधर जैसा नॉर्मल बना देते वैसा बनाओगे तो भी चलेगा। क्लियर है नोट्स टू अकाउंट्स? हाँ, स्टार्ट करें। चलिए, क्वेश्चन में सबसे पहला पोस्टिंग में सेल्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, डोमेस्टिक का भी दिया है, कमर्शियल का। डोमेस्टिक का कितना दिया है, 75-20। कोई एडजस्टमेंट है क्या? तो सेल्स कहां जाएगा, सेल्स मतलब रेवेन्यू की इनकम के अंदर, तो नोट्स टू अकाउंट बनाया, इसी के अंदर लिख दिया डोमेस्टिक 75-20। अरे समझा? उसके बाद क्या था, कमर्शियल कितना है, 1,80,12,000, तो यहीं पे आ जाएगा 1,80,12,000 बराबर। और कोई सेल्स से इनकम था क्या, नहीं। इसका टोटल कर लो, इसका टोटल आएगा आपको 2,55,32,000 बराबर। अरे ये समझा? सेल्स क्लियर हुआ। सेल्स के बाद क्या था बाबा, मिसलेनियस रेवेन्यू बराबर है। मिसलेनियस रेवेन्यू में क्या क्या है, मीटर रेंट है, सर्विस कनेक्शन फीस है, पब्लिक लाइटिंग एक्सपेंसेस है। तो भाई अदर इनकम में आगे मिसलेनियस एंड अदर रेवेन्यू के अंदर सबसे पहला मीटर रेंट था, फिर उसके बाद क्या था भाई, पब्लिक
सॉरी सर्विस कनेक्शन और पब्लिक था, एक एक करके आ जाएगा, बराबर है, समझा, समझा ना, उस नहीं, ओके। अदर रेवेन्यू दिया है, सेल ऑफ स्टोर दिया है, रिपेयर्स इलेक्ट्रिकल पार्ट है, कोई एडजस्टमेंट है क्या इनके ऊपर? नहीं, दोनों यहीं पे आ जाएगा, क्लियर। टोटल ले लो, कितना आ रहा है? 7,33,000, डन, पक्का समझ रहा है ना? हाँ, नेक्स्ट क्या है भाई, देख लो, मेंटेनेंस एक्सपेंसेस। अब ये एक्सपेंसेस में जाएगा। सबसे पहला है सैलरी। सैलरी किसको देते हैं? किसी पर्सन को देते हैं, और पर्सन को देने वाला खर्चा मतलब एम्प्लॉय बेनिफिट। अब एम्प्लॉय बेनिफिट का आपने कोई शेड्यूल बनाया है क्या? नहीं, तो एम्प्लॉय बेनिफिट डायरेक्टली सिंगल था, यहीं पे आ गया, बराबर है। सैलरी होगा, वेजेस होगा, ये सब एम्प्लॉय को मिलता है, तो एम्प्लॉय बेनिफिट के शेड्यूल में जाएगा, ओके। नेक्स्ट उसके बाद क्या है बाबा? ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ हाई वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन। ऑपरेशन का खर्चा, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ मीडियम वोल्टेज, ऑपरेशन का खर्चा। तो ऑपरेशन का खर्चे के लिए कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन बनाया हुआ है, तो यहां पे आ जाएगा। ऑपरेशन ऑफ मेंटेनेंस हाई वोल्टेज भी है और मीडियम वोल्टेज भी है, क्लियर? हाँ, पक्का। फिर क्या था भाई? पब्लिक लाइटिंग का भी खर्चा हुआ है, ये भी तो ऑपरेशन में जाएगा। क्या हो गया? हाँ 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 हाँ, पब्लिक लाइटिंग, कंज्यूमर सर्विस, जनरल एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस, तो भाई आ गया पब्लिक लाइटिंग। उसके बाद और एक चीज था, अदर एक्सपेंसेस, कंज्यूमर सर्विस एंड जनरल एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस, टन है, देख लो। पब्लिक लाइटिंग ऑपरेशन में गया, कंज्यूमर सर्विस अदर एक्सपेंसेस, जनरल लाइटिंग चार्जेस अदर एक्सपेंसेस, तो ये दोनों को अपन ने अदर चार्जेस के अंदर डाल दिया, बराबर है। उसके बाद बैड डेब्ट्स था भाई, बैड डेब्ट्स ले लिया। बैड डेब्ट्स के बाद मैनेजमेंट चार्जेस था, मैनेजमेंट चार्जेस ले लिया। देख मैंने फटफट किया, स्किप कर दिया चीजों को। कंज्यूमर था, जनरल था, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट बाकी, इंटरेस्ट बता दो किधर गया, बैड डेब्ट्स एंड मेंटेनेंस, बराबर है। अब इंटरेस्ट किधर गया? इंटरेस्ट के बाद इसके पहले क्या है? हाई वोल्टेज है, यहाँ पे इंटरेस्ट किधर जाएगा? फाइनेंशियल एक्सपेंसेस, फाइनेंशियल एक्सपेंसेस में। अब था असेट, असेट में सबसे पहला असेट आया था मेरे पास, डिस्ट्रीब्यूशन टू द प्लान हाई वोल्टेज, ओपनिंग वैल्यू दिया हुआ, देख लो। डिस्ट्रीब्यूशन टू द प्लान हाई वोल्टेज 1,80,50,000, डिस्ट्रीब्यूशन टू द प्लान मीडियम वोल्टेज, पब्लिक लाइटिंग फिक्स असेट, जनरल इक्विपमेंट सब फिक्स असेट है, तो भाई फिक्स असेट में सबका वैल्यू लिख देने का, क्लियर? हाँ, ओपनिंग कुछ एडिशन हुआ तो ऐड करेंगे, कुछ डिडक्शन है तो माइनस करेंगे, तो अपने को क्लोजिंग मिलता है। और यहाँ पे मैंने तीन ही चीज बनाया, ओपनिंग, एडिशन और क्लोजिंग। क्यों? क्योंकि एडजस्टमेंट था डेप्रिसिएशन के ऊपर कि डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे 5% स्ट्रेट लाइन में पे, लेकिन एवरेज पे। तो वो चीज मेरे को आपको एक्सप्लेन करना है, इसलिए मैंने इधर बीच में डेप्रिसिएशन डाला नहीं है, नहीं तो ओपनिंग, एडिशन, डिडक्शन और क्लोजिंग ऐसा फॉर्मेट रहता है, ठीक है? ओके, चलिए इसका टोटल आ रहा है भाई 3,61,40,000। उसके बाद शेयर कैपिटल आएगा। शेयर कैपिटल के शेड्यूल में जाएगा। शेयर कैपिटल का शेड्यूल बनाया क्या? नहीं, तो डायरेक्टली आप इधर लिख दोगे, ठीक है? फिर उसके बाद शेयर कैपिटल के बाद क्या है बाबा? गवर्नमेंट ग्रांट, रिजर्व्स एंड सरप्लस, कंज्यूमर रिजर्व्स एंड सरप्लस, तो भाई रिजर्व्स एंड सरप्लस बनाया हुआ है, समझा, क्लियर? नेक्स्ट उसके बाद क्या है बाबा? गवर्नमेंट ग्रांट, कंज्यूमर, लोन्स, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में जाएगा, लोन्स, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स बनाया है, लोन्स, ठीक है? उसके बाद क्या है? रिजर्व्स एंड सरप्लस में भाई, समझ में आ रहा है? फिर उसके बाद रिजर्व्स के बाद क्या है? कैपिटल एक्सपेंडिचर। अभी कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब है कि तुम्हारे पास पहले से प्लांट इतना था, तुमने और खर्चा करके प्लांट परचेज किया है। कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब एक्सपेंसेस है असेट्स का। हाई वोल्टेज प्लांट खरीदा कितने का? मीडियम वोल्टेज प्लांट खरीदा कितने का? खरीदा मतलब ये असेट्स में ऐड होगा, तो एडिशन में जाएंगे। हाई वोल्टेज को हाई वोल्टेज में, मीडियम को मीडियम में ऐड किया, समझा? पक्का? इसका टोटल आ गया, और कोई एडिशन नहीं था इसलिए डैश करके इसका टोटल ले लिया। फिर क्या है? लोन रेज्ड अगेन, लोन है 10% लॉन्ग टर्म बोरिंग्स के शेड्यूल में बनाया भाई, लॉन्ग टर्म, क्लियर? सर उसके बाद 10% लिखा है तो एडजस्टमेंट होगा ना? मतलब होगा, लेकिन जरा पढ़ो वहां पे क्या लिखा था, देखो जरा। कभी लोन लिया है 31st ड्यूरिंग द ईयर, बस, और कुछ भी लिखा नहीं है। और यहाँ पे अपना ईयर क्या दिया? 31st मार्च। तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन मिसिंग के कारण
हमने उसके बाद इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं किया। एक इंटरेस्ट ऑलरेडी दिया हुआ था, वो था ये, तो हमने ये अजम्पशन लगाया हुआ है कि जो मैंने लोन लिया हुआ है उसके बाद हमने ब्याज भर दिया है, इसलिए हम उसको हिडन एडजस्टमेंट जैसा सॉल्व नहीं कर सकते हो, क्योंकि कोई भी चीज का परसेंटेज आता है, डेट आता है, मंथ आता है, ईयर आता है, तो एक तरीका हिडन एडजस्टमेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अदर असेट्स में मेरे पास क्या क्या था? क्रेडिटर्स, असेट्स एंड लायबिलिटीज दोनों है। क्रेडिटर्स कहां जाएगा? ट्रेड पेबल में। बनाया क्या ट्रेड पेबल का नोट्स? नहीं, तो डायरेक्टली इसी के अंदर आ जाएगा ट्रेड पेबल। उसके बाद ट्रेड रिसीवेबल था, ट्रेड रिसीवेबल का शेड्यूल बनाया क्या? नहीं, तो डायरेक्टली इसी के अंदर ट्रेड रिसीवेबल डाल दिया। नेक्स्ट उसके बाद क्या था? कैश इन्वेस्टमेंट, तो कैश का शेड्यूल बनाया है क्या? नहीं, तो डायरेक्टली कैश में डाल दिया। इन्वेस्टमेंट बनाया है क्या? नहीं सर, इन्वेस्टमेंट भी नहीं बनाया, डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट के शेड्यूल। डन। और एक चीज बच गया तुम्हारा लास्ट, और वो क्या है? डेप्रिसिएशन। तो ये डेप्रिसिएशन क्या होगा? फिक्स असेट में से माइनस होगा, यहाँ पे लेस, यहाँ पे मैंने अलग से डेप्रिसिएशन लिखा है 8,000 रुपए। ठीक है, और कुछ नहीं। एडजस्टमेंट एक था खाली डेप्रिसिएशन। अब मैं क्या कर रहा हूं? क्लोजिंग वैल्यू निकाल रहा हूं। ओपनिंग प्लस एडिशन, ओपनिंग प्लस एडिशन, ओपनिंग प्लस एडिशन, ओपनिंग प्लस एडिशन, इसका टोटल ले लिया। ठीक है, अब क्वेश्चन में बोला था डेप्रिसिएशन चार्ज करो। कितना चार्ज करो? 5%। ओरिजिनल कॉस्ट, एसएलएम का मतलब होता है स्ट्रेट लाइन बेसिस का मतलब ओरिजिनल कॉस्ट पे कैलकुलेट करो, बट यहां पे ओरिजिनल कॉस्ट के साथ साथ एक और वर्ड यूज किया है, एवरेज। एवरेज का मतलब क्या होता है? ओपनिंग वैल्यू प्लस क्लोजिंग वैल्यू डिवाइडेड बाय 2। कैलकुलेटर लो, 3,61,40,000, 3,61,40,000 प्लस 3,90,40,000, 7 करोड़ समथिंग समथिंग आपको आया रहेगा। डिवाइड बाय 2 कर दो, कितना आ रहा है तुमको? 3 करोड़। उसका 5% निकालो, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2, उसका 5%, 18,79,500। तो इस साल कितना डेप्रिसिएशन देने का? 18 लाख। पहले से मेरा डेप्रिसिएशन कितना था? 8 लाख। 8 प्लस 18 कितना आएगा? 2679 बराबर है। अभी 8 लाख तो पहले से दिया था, इस साल कितना डेप्रिसिएशन दिया मैंने? 18 लाख। तो डेप्रिसिएशन का दूसरा इफेक्ट तो देना पड़ेगा, एक तो असेट में से माइनस करूंगा और दूसरा डेप्रिसिएशन एंड एमोटाइजेशन के अंदर आ जाएगा। कितना? 18,79,500। दो इफेक्ट समझ में आया। अब इसका टोटल ले लो, 18 और ये, तो याद है 26,79,000। 3,90,40,000 में 26,79,500 माइनस करो, 3,63,60,500। समझा? समझ में आया? सारा एडजस्टमेंट कंप्लीट। क्लोजिंग पे फोकस करना। क्लोजिंग कैसे करते? पहले प्रॉफिट एंड लॉस क्लोज होगा, फिर बैलेंस शीट क्लोज होगा। तो प्रॉफिट एंड लॉस का शेड्यूल कहां से चालू होता है? सेल्स से। सेल्स को क्लोज करेंगे, सेल्स का टोटल, सेल्स के बाद अदर इनकम का टोटल, और कुछ है क्या इधर? नहीं। दोनों का टोटल ले लो, कितना आ रहा है देखो, 2,55,, 32 और 7, तो 2,62,65, 2,62,65,000। कॉस्ट ऑफ जनरेशन, कॉस्ट ऑफ जनरेशन कितना है भाई? 88,69 है ना। फिर एम्प्लॉय बेनिफिट हो गया, फाइनेंस हो गया, अदर एक्सपेंसेस, अदर एक्सपेंसेस कितना है? 895 बराबर। टोटल ऑफ एक्सपेंस ले लो, कितना आ रहा है देखो, 88,69, 78,41, 12, 10, 18 और ये टोटल करो कितना आ रहा है? 2,06,93,500। इनकम माइनस एक्सपेंस करो, 2,62,65,000 माइनस 2,55,71,500। एक्सेप्शनल, एक्स्ट्राऑर्डिनरी, टैक्स के पहले यही प्रॉफिट है। कोई एक्सेप्शनल, एक्स्ट्राऑर्डिनरी और टैक्स कुछ दिया है क्या? नहीं। तो ये हटाने के बाद एक्सेप्शन के बाद भी यही आएगा, टैक्स एक्स्ट्राऑर्डिनरी निकालने के बाद भी ये आएगा, तो यही मेरा प्रॉफिट भी बन जाएगा। और जो प्रॉफिट है वो कहां आ जाएगा? रिजर्व्स एंड सरप्लस। तो रिजर्व एंड सरप्लस में मेरा प्रॉफिट आया, सब रिजर्व का टोटल लिया, टोटल रिजर्व एंड सरप्लस मिल गया। समझ में आया? जो भी रिजर्व है वो रिजर्व के शेड्यूल में आ जाएगा बराबर। लॉन्ग टर्म बोरिंग्स बनाए? हाँ सर, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स बनाए। ट्रेड पे अदर बनाया क्या? हाँ सर, अदर लायबिलिटीज भी किधर बनाए थे अपन? नहीं बनाया ना, नहीं बनाया, तो अदर लायबिलिटीज नहीं है, डैश। टोटल करो देखो कितना आ रहा है? 5,36,43,500 बराबर है। टोटल करके चेक करो बाबा,
बराबर। असेट पे आते, फिक्स असेट बना है क्या? हाँ। अब फिक्स असेट का क्लोजिंग वैल्यू कितना है? 3,63,60,500। फिक्स असेट 3,63,60,500। नॉन करंट हो गया, ट्रेड रिसीवेबल हो गया, कैश हो गया, और कुछ बचा है क्या? और कोई शेड्यूल इधर बचा है क्या? नहीं। टोटल करके चेक करो कितना आ रहा है, देखो 3,63 सेम आ रहा है ना। हो गया तुम्हारा इलेक्ट्रिसिटी कंपनी। कर सकते हैं अभी, थोड़ा सा प्रैक्टिस करना तो काम हो जाएगा। अब इलेक्ट्रिसिटी ऑफलाइन आप करोगे प्रैक्टिस, वीडियो अभी मैं इसका रिकॉर्ड नहीं कर रहा हूँ, ठीक है? पक्का? चलो फिर आज के लिए इतना ही। होपफुली वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।